नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हो गई है। ट्रंप ईरान के सर पर लाख बार बम गिराने का बयान देते रहे हैं, लेकिन जिस कागज पर उन्होंने साइन किया है उस पर ईरान ही भारी लग रहा है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि नेता भाषण में कुछ भी बोलते रहें, देखा करो कि कागज पर क्या लिखा है। सरकारी कागज की कीमत होती है, भाषण की नहीं। और कागज में यही लिखा है कि अमेरिका ने अपनी हार कई तरह से मान ली है। ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक युद्ध जीता है, खाड़ी के देशों को ठप कर दिया। अमेरिका में तेल के दाम ऐतिहासिक रूप से ऊपर गए। ट्रंप को पता चल गया कि जनता लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी और ईरान लंबे समय तक मैदान से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने हवा, पानी और जमीन से जंग की तमाम थ्योरी को बेकार कर दिया। अपने भूगोल का इस तरह इस्तेमाल किया कि अमेरिका भी घुटनों पर आ गया। If I did the opposite, if I went out and continued to bomb them for another 4, just bomb the hell out of them, I'd get bad press on that. No, there's nothing I can do. But what this does is it allows the ships to go. If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money, a lot of money. That's why the world is okay. It's liquid, it's fine. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करने के बाद यह सवाल उठा कि ट्रंप अमेरिका की जनता को कैसे समझाएंगे कि इस डील में अमेरिका की जीत हुई है। एक पत्रकार ने ट्रंप से कहा, 2020 में किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, ईरान भले युद्ध में हार जाए मगर बातचीत में हमेशा जीत जाता है। ट्रंप ने उस पत्रकार से पूछा वह बुद्धिमान कौन था, तो उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या इस बार भी ईरान बातचीत में जीत गया है? A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man. Who said that? Donald Trump. Oh, that's what I thought you were going to say. ट्रंप को ऐसा प्रेस चाहिए जो इस डील को लेकर अमेरिका की जीत के दावे करे। ट्रंप को इस तरह का प्रेस भारत से उधार में मिल जाएगा। वैसे अमेरिका में भी गोदी मीडिया का उदय हो चुका है, लेकिन वहां अभी भी CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहे हैं कि यह डील ईरान के सामने अमेरिका के घुटने टेकने का दस्तावेज है। 28 फरवरी को जब ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया, तब कई लोगों को लगा कि ईरान का वजूद मिट जाएगा, दोनों ईरान को चुटकियों में मसल देंगे, मगर हुआ उल्टा। ट्रंप ने जिस MOU पर साइन किया है उस पर आगे बढ़ने की 5 शर्तें मानी गई हैं। पहली शर्त यही है कि युद्ध को समाप्त करना होगा। किसे करना होगा? उसे जिसने शुरू किया। तो हार किसकी हुई? अमेरिका की। इसके अलावा 4 और शर्तें सुनिए। अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से ब्लॉकेड हटाएगा, यह भी उसी की हार है। तीसरी शर्त है ईरान का जब्त पैसा देना होगा, यह भी अमेरिका की हार है। चौथी शर्त है ईरान के तेल पर जो प्रतिबंध है वो हटाना पड़ेगा, यह भी उसी की हार है। इन 5 शर्तों में 4 शर्तें अमेरिका को पूरी करनी है और ईरान को सिर्फ एक, हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू करनी है। ट्रंप फ्रांस के वर्साय पैलेस में बैठकर जब साइन कर रहे थे, उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो थे, उनके पीछे विदेश सचिव मार्को रूबियो, जो बताते रहे कहां साइन करनी है। इसी मेज की दूसरी ओर उनकी कैबिनेट के बाकी सहयोगी बैठे थे। अमेरिका की आजादी के 250 साल के जश्न के मौके पर मैक्रो ने वर्साय पैलेस में डिनर रखा। यहीं पर डिनर से पहले ट्रंप ने MOU पर साइन किया। ईरान की तरफ से राष्ट्रपति पेजेश्कियान तेहरान में मौजूद थे, उन्होंने वहां से डिजिटल माध्यम से साइन किया। ईरान ने इसे अपनी तरफ से कोई बड़ा इवेंट नहीं बनाया, 10 और मंत्रियों को लेकर नहीं आया। यह उसका आत्मविश्वास है कि अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डील करने के लिए राष्ट्रपति पेजेश्कियान काफी हैं। उन्होंने इसीलिए तेहरान से साइन किया, फ्रांस नहीं गए। ईरान ने एक तरह से जवाब दिया है
कि आप ईरान के लीडर को खत्म करना चाहते थे, बदल देना चाहते थे, मगर ईरान अपने लीडर में कितना यकीन रखता है उसके फैसले पर भरोसा जताता है। ट्रंप अपनी तरफ से बार बार यही यकीन दिलाना चाहते हैं कि अमेरिका की जीत हुई है। बोल रहे हैं हम जो हासिल करना चाहते थे कर लिया, रेजीम चेंज हो गया, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, हमने ईरान की पहली और दूसरी लेयर के नेताओं को मार डाला, तीसरी लेयर के नेताओं से बात कर रहे हैं जो समझदार हैं। लेकिन क्या यह असल में ट्रंप की जीत मानी जा सकती है? खुद अमेरिका के अखबार हेडलाइन में लिख रहे हैं ट्रंप यह युद्ध हार गए। You know, you talk about regime change, nobody will say that, but I guess that's, look, their one set of leaders is all gone, their second set of leaders is all gone, their third set of leaders a little bit gone, but for the most part, and frankly, I think that's regime change. ईरान की सबसे बड़ी जीत यही है कि इस डील के बाद प्रेस से बात करते हुए ट्रंप ने नेतन्याहू के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। लेबनान इस समझौते की पहली शर्तों में है जिस पर इस्राइल हमला नहीं करेगा, और यह तय किसके बीच हुआ? अमेरिका और ईरान के बीच। तो जीत किसकी हुई? ईरान की। डांट किसे पड़ी? भाड़े के विश्वगुरु नेतन्याहू को। Bibi Netanyahu happens to be a good man, gets a little excited sometimes, but he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. युद्ध शुरू हुआ तो ट्रंप ईरान के लीडरों को शैतान कहा करते थे, खत्म हुआ तो नेतन्याहू को अनाप शनाप उपदेश देने लगे। बस शैतान कहना बाकी रह गया है। यही ईरान की जीत है। इस डील के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को लेकर जितने भी शब्द कहे हैं उन्हें केवल अपमानजनक ही कहा जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के बिना इस्राइल का कोई अस्तित्व नहीं, मेरे बिना इस्राइल नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ग्रेट पार्टनर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि रेगिस्तान में कोई ड्रोन लैंड करे तो हर बार उन्हें कोई इमारत बम से उड़ानी पड़े। मतलब नेतन्याहू की नासमझी पर ट्रंप ताने मार रहे हैं। नेतन्याहू के मंसूबों के आधार पर ईरान पर हमला हुआ और नेतन्याहू को ट्रंप ने सबसे फालतू बना दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर पूर्ण जीत हासिल करेंगे, लेकिन उन्हें ट्रंप के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को स्वीकार करना पड़ रहा है। ट्रंप की निंदा को जहर के घूंट की तरह पीना पड़ रहा है। इस्राइल में 4 महीने बाद चुनाव है और नेतन्याहू अलग थलग पड़ गए हैं। They've been a good partner. Again, I think they could do better with respect to Hezbollah. I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when 2 drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job. I love them as a partner. They were terrific. But they could do a much better job with Hezbollah. On that, I don't think they're doing well. And I feel very bad for Lebanon. Lebanon's been, you know, it's a great culture. जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए, अगर अमेरिका जीता होता तो नेतन्याहू भी साथ में फोटो खिंचा रहे होते। कहा जा रहा है कि हार अमेरिका की हुई है, मगर असल हार तो नेतन्याहू और इस्राइल की हुई। अमेरिका ने इस्राइल की शर्मनाक हार को अपने सीने पर ले लिया। इस्राइल को अपमानों से बचाकर सारा अपमान ट्रंप खुद पी रहे हैं, मगर नेतन्याहू को किनारे भी लगा रहे हैं। ट्रंप ने इस्राइल के साथ अमेरिका की दोस्ती निभा दी यहां तक, मगर नेतन्याहू को माफ नहीं किया। ट्रंप नेतन्याहू की जेब से निकल आए हैं। जो भी ट्रंप को इस्राइल का प्यादा समझा करते थे, गलत साबित हो रहे हैं। 28 फरवरी को जंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल चले गए किसी अज्ञात पुरस्कार को स्वीकार करने। दुनिया हैरान थी, यही क्यों गए? शायद उन्हें लगा होगा कि ट्रंप नेतन्याहू की जोड़ी ईरान को मसल देगी और वे इस इलाके में विजेता के साथ फोटो खिंचाते नजर आएंगे
और दोनों की बस में सवार हो जाएंगे। लेकिन अब तो ट्रंप ने नेतन्याहू को ही बस से उतार दिया है। ईरान जैसे पुराने दोस्त को छोड़कर नेतन्याहू से प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती का फोटो अब कोई भी ऐतिहासिक नहीं बता सकता। नेतन्याहू सीन से बाहर हैं। मेज पर अमेरिका और ईरान थे और रहेंगे। अमेरिका ने इसराइल को मेज पर लाने के बारे में सोचा भी नहीं और कुछ कहा भी नहीं कि इसराइल बातचीत की मेज पर क्यों नहीं है। तो जिस इसराइल को अजेय मान लिया गया था, उस इसराइल की हालत को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ईरान हार गया। समझौता बाद में होगा, उसका अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन इस समय इसराइल के साथ जो हुआ है उससे अपमानजनक कुछ भी नहीं हो सकता। एक्सियोस एक वेबसाइट है, उसने लिखा है नेतन्याहू का समर्थक मीडिया जो प्रो ट्रंप हुआ करता था अब ट्रंप विरोधी हो गया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रविवार को जब ट्रंप ने डील की घोषणा की तो नेतन्याहू हैरान रह गए, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। मंगलवार यानी साइन होने से 2 दिन पहले तक इसराइल के अधिकारियों ने यही कहा कि उन्हें डील को रिव्यू करने की अनुमति नहीं मिली है। ट्रंप जिस वर्साई पैलेस में साइन कर रहे थे, अगर उसके इतिहास का एहसास होता तो कम से कम ट्रंप इस जगह पर नहीं जाते। शायद मैक्रों को वर्साई पैलेस और वर्साई संधि का एहसास रहा होगा और उन्हें पता होगा कि इसी जगह पर 107 साल पहले एक और हार तय हुई थी, किसी और देश का अपमान हुआ था। मैक्रो ट्रंप को बहुत चालाकी से वर्साई पैलेस में ले आए। महीना जून का था, साल 1919। इसी वर्साई पैलेस में प्रथम विश्व युद्ध में हारे हुए जर्मनी को अपमानित करने के लिए 30 देश जमा हुए। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और अमेरिका भी उनमें था, जिसने मित्र देशों की तरफ से जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन करने के लिए मजबूर किया। जर्मनी के विदेश मंत्री हरमन मुलर और कॉलोनियल मंत्री योहानेस बेल ने उस समझौते पर दस्तखत किया, जिसे कहा जाता है कि जर्मनी की जनता इस अपमान से इतना हताश हो गई, कुंठा में चली गई कि उससे निकलने के लिए हिटलर जैसे क्रूर शासक को चुनाव से ले आई, जिसने जर्मनी को फिर से सारे इतिहास में कलंकित कर दिया। तो वर्साई की संधि में जर्मनी को साइन करना पड़ा कि वह पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, बेल्जियम के इलाकों से अपना नियंत्रण छोड़ेगा। जर्मन साम्राज्य 13% छोटा हो गया। जर्मनी पर सैनिक प्रतिबंध लगाए गए, ईरान से प्रतिबंध हटाए जाएंगे। जर्मनी से कहा गया प्रथम विश्व युद्ध के लिए वही जिम्मेदार है और उसे $33 बिलियन का हर्जाना भरना होगा। जर्मनी पूरी रकम तो चुका नहीं पाया। ईरान को हर्जाना कौन दे रहा है? उसके जब्त पैसे को कौन छोड़ रहा है? अमेरिका। तो इस हिसाब से अमेरिका का यह अपमान प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के अपमान से भी भयंकर है। एमओयू के अनुसार अमेरिका ईरान को हर्जाना देगा तो हारा कौन? अमेरिका। समझौते पत्र पर जो छठा बिंदु है वो यही कहता है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर की एक व्यापक योजना विकसित करने का वचन देता है। इसे कैसे दिया जाएगा, यह सब 60 दिनों के भीतर तय होगा। इसके लिए जो रियायत देनी होगी, अनुमति देनी होगी, वह सब कौन देगा? अमेरिका। हमने आपसे कहा कि ट्रंप अपने भाषण में क्या बोल रहे हैं और जिस कागज पर साइन कर रहे हैं उस पर क्या लिखा है, इसका ध्यान रखिए। अमेरिका $300 बिलियन ईरान को देगा, यह उस कागज पर लिखा है जिस पर ट्रंप ने दस्तखत किए हैं। मगर भाषण में ट्रंप भी दाएं बाएं बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, हम प्लान बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। And it won't be from us. We don't have to give them anything. But some people may want to invest. Like, what are you going to do? Say you can never, ever invest in a country? I mean, it's pretty tough. I don't mind being tough, but it's pretty crazy. You can invest in a country. You can invest in any country you want, but you can't invest there. Well, they need investment because we did $1.5 trillion, maybe $2 trillion worth of damage.
So somebody's going to have to help him out. अमेरिका ने जिस कागज पर साइन किया है उस पर यही लिखा है, ईरान को 300 अरब डॉलर दिया जाएगा। कोई भी पार्टी जीतने के बाद इस तरह की शर्तें क्यों मानेगी? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी विजयी होता तो क्या वो मित्र देशों को हर्जाना देता? आप किसी भी रूप में हर्जाना दें, इस कान को पकड़ के कानपुर जाएं, इस कान को पकड़ के नागपुर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह ईरान की ऐतिहासिक जीत है। 107 साल पहले जो जर्मनी के साथ हुआ वही ईरान ने अमेरिका के साथ कर दिया है। हॉर्मुज इस युद्ध के सिलेबस से बाहर था, मगर युद्ध शुरू होने के 2 हफ्ते में सिलेबस बन गया, सबसे ऊपर आ गया। एमओयू में लिखा तो है कि ईरान अगले 60 दिनों तक कोई टोल नहीं लेगा। इस दौरान टोल का एक सिस्टम बनेगा। एमओयू में कहीं नहीं लिखा है कि हॉर्मुज पर ईरान का दावा गलत है। किसी भी रूप में टोल स्वीकार किया जाएगा, ईरान उसका हिस्सेदार बनेगा। इसका मतलब है अमेरिका ने हॉर्मुज पर ईरान के दावे को मान लिया है। यह ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है। प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद जर्मनी को अपने क्षेत्र गंवाने पड़े थे। ईरान ने हॉर्मुज पर अपना दावा वापस लिया है। यह उसकी बहुत बड़ी जीत है। ईरान के स्पीकर कालिबाफ ने प्रेस टीवी से कहा कि हम सैन्य रणनीति से जो भी हासिल करना चाहते थे उसे बार बार बातचीत की मेज पर हासिल किया है, उससे कहीं ज्यादा पाया है। कालिबाफ ने यह भी कहा कि हॉर्मुज कभी अपने पुराने स्वरूप में नहीं लौटेगा। ईरान और अमेरिका का यह मेमोरेंडम हॉर्मुज से जहाजों के निकलने पर फीस लेने के पेमेंट सिस्टम को नियमित करता है, फॉर्मलाइज करता है, और यह अमेरिका की हार का रिकॉर्ड है। ट्रंप की इस बारे में दाद देनी पड़ेगी कि हार कर भी पराजित की तरह नहीं बोल रहे, विजेता के समकक्ष ही नजर आ रहे। व्यवहारिक बातें कर रहे थे जिससे हार की छींटें उनकी कमीज पर कीचड़ की तरह ना लगे। इस तरह से बात कर रहे थे जैसे अनजाने में किसी गलत गली में घुस गए हों और अब वहां से लौट आए। उनका मकसद उस गली में जाना ही नहीं था। उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलें तो सभी के पास होती हैं, हम कैसे कह सकते हैं मत बनाओ। ईरान की जब्त संपत्तियों पर भी कहा उनका पैसा है तो देना पड़ेगा, अगर हम नहीं देंगे तो दुनिया का डॉलर सिस्टम से यकीन खत्म हो जाएगा। Taken their money, it's not our money, it's their money, and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again. इतना सारा ज्ञान अगर ट्रंप को हो रहा है तो उसका भी श्रेय ईरान को दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने शानदार तरीके से बताया कि वे अमेरिका के हर्बर्ट हूवर नहीं बनना चाहते, जिनकी गलतियों के कारण जिनके दौर में पूरी दुनिया में महामंदी आई थी। अगर ईरान ने ट्रंप को इतना ज्ञान दिया है तो यह भी ईरान की जीत है। उसने अमेरिका को एक अच्छा और समझदार ट्रंप दिया है। जिस सन की ट्रंप ने ईरान पर अटैक किया, ईरान ने उन्हें समझदार बना दिया है। They're very smart people, very good negotiators, but so are we. So rather than possibly going into a depression, rather than having your favorite president be Herbert Hoover, I was always the one I didn't want to be. I wouldn't have preferred Nixon. I wouldn't have preferred, there were plenty I wouldn't prefer, but the one I always thought of, Herbert Hoover, and he caused it. He raised taxes too fast and he raised interest rates too fast, all at the same time. And it caused the Great Depression. So I don't think I'll make mistakes like that. I lower taxes, I don't raise taxes. In fact, we just gave you the largest tax decrease, largest tax cut in the history of our country. नेतन्याहू समझा करते थे कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल कर ईरान को बर्बाद कर देंगे। ईरान ने अमेरिका को अपनी तरफ झुकाकर नेतन्याहू को अकेला कर दिया। ईरान ने एक और बात साबित की है, जंग केवल सैनिक ताकत से नहीं, समझदारी से भी जीती जा सकती है। किताबों में अमेरिका के सामने ईरान कुछ भी नहीं है, मगर समझौते के 14 बिंदुओं में
ईरान अमेरिका से ताकतवर नजर आ रहा है। ईरान विश्वगुरु नहीं है, न दुनिया की 5वीं, 6ठी, 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, न इस बात का भूखा नजर आता है कि ट्रंप पेजेश्कियां को कितनी बार अपना दोस्त कहते हैं। ट्रंप मुस्तफा खामेनेई से मिलने की इच्छा जताते हैं, इसे लेकर भी धूम नहीं है। ईरान के भीतर किसी प्रकार की हीन भावना नजर नहीं आती, ना खुद को श्रेष्ठ जताने की बेचैनी। अगर आप गीता जरा भी समझते हैं तो यही समभाव है। हार में हताशा नहीं, हार से डर नहीं और जीत से घमंड नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।